हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। ये है अन अकेडमी का अन अकेडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी दुर्गेश नंदन को। अन अकेडमी यूपीएससी पर बज चुके हैं सुबह के 7 और सुबह के 7 बजे अन अकेडमी यूपीएससी पर मैं लेकर आता हूं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज जिसका नाम है क्रिटिकल एनालिसिस। तो आज क्रिटिकल एनालिसिस में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज क्रिटिकल एनालिसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाला हूं जो टॉक ऑफ द टाउन है, जो टॉक ऑफ द वर्ल्ड है प्रेजेंटली, कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव। अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, ये सवाल आप सभी के मन में आ रहा होगा। अभी थोड़ी दिनों पहले मैं पॉलिटी के एमसीक्यूज करवा रहा था बच्चों को, तो उसमें भी काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। काफी सारे बच्चों को लग रहा था कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होता है। तो आपके ये सारे डाउट्स जो हैं वो आज खत्म हो जाएंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो कैसे होता है एग्जैक्टली हम पूरे प्रोसेस को जानेंगे। ठीक है, तो गाइस ये है मेरे बारे में कुछ डिटेल्स, यू कैन चेक दिस आउट। और अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पर कल से ही 24 से नया बैच शुरू हुआ है। यू कैन ज्वाइन द न्यू बैच दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम यस्टरडे। और जो बैच कल शुरू हुआ है दैट इज अ फाउंडेशन बैच, 24 से शुरू हुआ है, 24 अगस्त से। वो एक फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन बैच होने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल बिगिनिंग से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेवल 0 से हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। जब आप बेसिक से एडवांस तक जाएंगे तो हमारी पूरी टीम ये एंश्योर करेगी कि आपके जो कोर एरियाज हैं वो बहुत स्ट्रांग हो, आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो। क्योंकि जब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी तभी आप अलग अलग टॉपिक्स को आपस में लिंक कर पाएंगे, है ना। तो दिस ऑल इज द पर्पस हियर, ये सारा का सारा हमारा यहाँ पर पर्पस है, सो दैट आपको बेस्ट पॉसिबल आउटपुट मिल सके, राइट। इस फाउंडेशन कोर्स में कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, मतलब प्री प्लस मेंस का सिलेबस कवर करेंगे हम लोग। एंड जीएस, सीसैट और ऑप्शनल, है ना, जीएस, सीसैट और ऑप्शनल, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ठीक है, सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी होगा कोर्स के साथ साथ, क्विजेस भी होंगे हर वीक। यहाँ पर क्विजेस होते हैं, जो भी कोर्स आप प्रेजेंट में कर रहे हैं उन कोर्सेज के क्विजेस होते हैं। जो कोर्स आप पहले कर चुके हैं उनके भी क्विजेस आप अटेंड कर सकते हैं। और हर थर्ड सेशन के बाद द फोर्थ सेशन इज अ डाउट सेशन, दैट मीन्स आप अपने सारे डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे सारे सेशंस लाइव होते हैं तो आप रियल टाइम बेसिस पे भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। और एक सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, मतलब आप सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग कोड DN Live, बट आपको बेनिफिट मिलेगा सारे टीचर्स का, आप सारे टीचर के कोर्सेज एक्सेस कर पाओगे। एंड जब आप DN Live यूज कर रहे होंगे तो आप सारे टीचर के कोर्सेज अटेंड कर पाएंगे और मेरी गाइडेंस आपको मिल पाएगी, राइट। तो एग्जाम के सारे लेवल्स पे आपको मेरी गाइडेंस मिल पाएगी। मेरे एंड से आपको रेगुलर असाइनमेंट मिलेंगे। जब डेडलाइंस होंगे आपके पास तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी और आंसर राइटिंग में भी मेरी हेल्प आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेगी। वीकली इंटरेक्शन तो मेरे साथ होगा ही, मेरी पूरी की पूरी मेंटोरिंग आपको मिलती रहेगी। काफी सारे बच्चे आ चुके हैं, सपना है, जितेंद्र है, विक्रम है, चंदन यादव है, बॉबी, अमलान, सोमेन सरकार, पल्लवी, रेशमा, आशी, रुखसाना बुखारी, रूपल, धार, आशीष रंजन, प्रियंका कर, चलो सिंपल कुमारी, शिव कुमार गुप्ता। तो काफी सारे बच्चे आ चुके हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। अच्छा सर, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्राइब करने का फी क्या है? 1 ईयर की फीस 44,000, 2 ईयर का फी 64,000 है। आप कोड यूज करेंगे DN Live एंड देन द fee will be 39,000 for 1 year and 57 for 2 year, राइट। तो ये फी डिटेल्स है। आ जाइए फटाफट से आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक जो है कि कैसे होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी चाहिए कि अमेरिका में किस प्रकार का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना। तो सबसे पहली बात यही होगी आज कि अमेरिका में किस प्रकार का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यूएस जिस प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करता है उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आप सभी को मालूम होगा कि दो प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम हो सकते हैं, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमारे यहाँ जिस प्रकार की सरकार है भारत में वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अमेरिका में जिस प्रकार की सरकार होती है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि पहला डिफरेंस ये है कि आप देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो हेड ऑफ स्टेट है
जो हेड ऑफ स्टेट है वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। मतलब यहाँ पर अलग से एग्जीक्यूटिव को रियली मतलब ऑन ग्राउंड या आप कहें प्रैक्टिकल बेसिस पर लीड करने के लिए अलग से कोई प्रधानमंत्री नहीं है, जैसे हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है ना। हमारे यहाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ स्टेट ऑब्वियसली बात है राष्ट्रपति जी है हमारे। किंतु जब आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि यूएस में है, साउथ कोरिया में है, दुनिया के काफी सारे देशों में है, वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। दोनों चीजें एक ही बंदे में, एक ही पर्सन में वेस्टेड है, और इसका मतलब कि यहाँ पर इस एक पर्सन की पावर बहुत ज्यादा होती है। जो एग्जीक्यूटिव होता है मतलब प्रेसिडेंट और उसके साथी, प्रेसिडेंट और उसके साथी मतलब जैसे आज इंडिया में कहते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं वहां पे सेक्रेटरीज होते हैं, राइट। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए को जवाबदेह नहीं है, ना ही अपने पॉलिसीज में, ना ही अपने कृत में, ना ही मतलब पॉलिसीज आपको पता है क्या होता है, जो उनकी प्रायोरिटीज हैं जिससे रिलेटेड नियम वगैरह वो बनाते हैं, जो उनका एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए, और एक्ट्स, ठीक है। तो अपने किए गए किसी भी काम के लिए वो लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जाहिर सी बात है क्यों रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आप लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं दोनों अलग अलग है। ये लेजिस्लेचर है, ये एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो आप पूछेंगे क्या सर हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में? जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसमें कोई मतलब ऐसा सेपरेशन नहीं है क्या? हमारे यहाँ भी सेपरेशन है, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सेपरेशन बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है। जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, बट किंतु परंतु बंधु इंडिया में क्या होता है कि अगर ये लेजिस्लेचर है तो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर्स हैं। ये एल हो गया, ये आपका ई हो गया एग्जीक्यूटिव, और ये हो गया आपका एल। मतलब आप देखेंगे जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो सभी राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होते हैं। और अगर इंडिया में वो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य नहीं है तो उनको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है, क्योंकि क्राइटेरिया यही है कि जो हाउस का मेंबर होगा वही मंत्री या मुख्यमंत्री, या अगर आप केंद्र स्तर की बात करें तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राइट। तो जब वो खुद हाउस के मेंबर हैं तो उनकी हाउस की मेंबरशिप जा सकती है। अगर हाउस चाहे तो उनकी हाउस की मेंबरशिप जा सकती है। अगर हाउस बोले कि वी डू नॉट हैव फेथ इन दिस गवर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर पार्लियामेंट जो है, सदन जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए सरकार के खिलाफ, तो सरकार जा सकती है। और इसीलिए यहाँ पर इंडिया में या किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर का एक पकड़ होता है, लेजिस्लेचर का एक कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। पर यूएस में या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इतना इन्फ्लुएंस, इतना एक दूसरे से रिश्ता नाता नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक की बात समझ गए होंगे आप सभी लोग, आगे चलते हैं। तो यूएस का चुनाव कब होता है? सबसे पहले ये सवाल मैं आपको इस सवाल का जवाब बता दूं। एक तो बात यह है कि यूएस का चुनाव जो है वो हर 4 साल में होता है। आपको शायद लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी तो चुन कर आए थे और अभी फिर से चुनाव हो रहा है, तो वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि यूएस का चुनाव हर 4 साल में होता है। इंडिया में चुनाव जो होते हैं वो 5 सालों में होते हैं, बट यूएस का चुनाव जो है वो 4 साल में होता है। दूसरी बात आप ये भी जाने कि यूएस का चुनाव हर साल एक फिक्स डेट पर होता है। डे फिक्स है, डेट कुछ भी हो, दिन फिक्स है। वो दिन कौन सा है? नवंबर का महीना होगा, है ना, नवंबर का महीना होगा, और डे कौन सा होगा? ट्यूसडे होगा, राइट। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होगा और नवंबर का महीना होगा, ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक। चलिए, अभी इस टॉपिक पर फोकस कर लीजिए। आप में से किसी के जो प्रश्न होते हैं, मैंने आपको कई बार कहा है, आपके जो प्रश्न होते हैं वो आप अंत में पूछ लिया कीजिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री कब पढ़ाएंगे सर, ये कब पढ़ाएंगे, वो सारे प्रश्न आप अंत में पूछ लिया कीजिए, मैं रहूंगा, है ना। अभी आप टॉपिक पर फोकस कर लीजिए। तो नवंबर के महीने में चुनाव होंगे हर साल, और मतलब हर 4 वर्ष पर, और ट्यूसडे को ही होगा, ये बिल्कुल फिक्स है यहाँ पर यूएस में, ठीक है। और यूएस के आप जब यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो दे राइट द फर्स्ट ट्यूसडे, ध्यान से सुनना क्या लिखते हैं यूएस के
यूएस गवर्नमेंट की साइट पे, द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे। आई सेड ओह माय गॉड, आई वाज नॉट नोइंग कि फर्स्ट ट्यूसडे जो है वो फर्स्ट मंडे के बाद आएगा। कम ऑन मैन, नई जानकारी बता दी। अगर फर्स्ट ट्यूसडे लिख देते तो क्या गलत था, बट दे राइट फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे। ओह माय गॉड, नया जानने को मिला। आइए, खैर यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, द प्रेसिडेंट मस्ट, प्रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशंस है? सबसे पहला कंडीशन है कि नेचुरल बॉर्न सिटीजन होने चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स के। मतलब नेचुरल बॉर्न सिटीजन होने चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स में ही पैदा हो। ऐसा नहीं कि पहले कोई किसी दूसरे देश के नागरिक थे, फिर यूएस में आके रहने लगे, फिर यहाँ की नागरिकता बाद में ले ली, नेचुरलाइज्ड सिटीजन जिनको हम कहते हैं, वैसा नहीं है ना। तो यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन होंगे, मतलब जन्म से ही यूएस के सिटीजन होने चाहिए। कम से कम उन्होंने 35 वर्ष की आयु को अटेन कर लिया हो। इंडिया में एज क्या है प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए मिनिमम? फटाफट से बताइए मुझे चैट बॉक्स में, या जो लोग बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, व्हाट इज द एज फॉर इंडियाज प्रेसिडेंट, व्हाट इज द मिनिमम एज, राइट? और हैव बीन अ रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 14 ईयर्स। अब आप बोलेंगे सर पहले ही आपने सबसे पहला क्राइटेरिया बताया कि यूएस का सिटीजन होना चाहिए, फिर आप कह रहे हैं कि 14 वर्षों के लिए यूनाइटेड स्टेट में रह रहा होना चाहिए। भैया, सिटीजन होना और रेसिडेंट होना दो अलग अलग बातें हैं। हो सकता है कोई इंडिया का सिटीजन हो और रह बाहर रहा हो, उसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूएस का सिटीजन हो और रह यूएस से बाहर रहा हो, राइट? रेसिडेंट किसी और कंट्री का हो। तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द प्रेसिडेंट should have been a resident of the United States for 14 years, है ना? 14 साल से वो वहीं रह रहा होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो ये बातें हो गई बॉस। अब आ जाते हैं और क्या बातें हैं इनके बारे में, है ना? रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड कुछ एडिशनल जानकारी जानते हैं। तो जो भी प्रेसिडेंट है, वेदर इट इज ही और शी, मतलब मेल है फीमेल है जो भी है, उनकी रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट जो है वो इनॉग्रेशन डे तक पूरी होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर इनॉग्रेशन डे क्या है? इनॉग्रेशन डे वो दिन है जब चुनाव खत्म होने के बाद राष्ट्रपति अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, मतलब जब से अपना कार्यकाल शुरू करते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया, चुनाव जो है वो नवंबर के पहले ट्यूसडे को होता है। जो इनॉग्रेशन होता है या जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, वो होता है कब? वो होता है हर वर्ष जनवरी के महीने में, ठीक है? बिल्कुल 35 ईयर से इंडिया में भी क्राइटेरिया है, बहुत बढ़िया। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, सो दैट बाकी के बच्चे भी जुड़ पाएंगे। चलिए, तो रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट्स जो है वो इनॉग्रेशन डे तक पूरी होनी चाहिए, ठीक? कोई भी व्यक्ति जो कि इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर कर सकता है किसी भी टाइम पे, ठीक है? अगर मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी कंडीशंस सेम है, राइट? द सेम कंडीशन इज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। मजे की बात आपको एक और बता दूं कि यूएस में वाइस प्रेसिडेंट का जो नॉमिनेशन होता है मतलब वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए कौन लड़ेंगे, ये भी जो प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार होते हैं वो चयन करते हैं कि मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए इलेक्शन में कौन लड़ेगा, ठीक है? चलिए, आई गेस यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फटाफट से आगे चलते हैं, नंदन बाबा का स्पेशल ज्ञान देखते हैं। नंदन बाबा के स्पेशल ज्ञान में आज क्या है? नंदन बाबा के स्पेशल ज्ञान में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भारत में प्रेसिडेंट जो है वो एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी हो सकता है। जैसे अमेरिका में मैंने आपको बताया सिर्फ जो अमेरिकन बॉर्न सिटीजन है, जो बॉर्न अमेरिकन है ना, जन्म से ही अमेरिका का नागरिक है, वही प्रेसिडेंट बन सकता है। बट इंडिया में एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी, जो बाद में यहाँ के नागरिक बने हो, ऐसे लोग भी प्रेसिडेंट के चुनाव को लड़ सकते हैं और प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है? यूएस में अगर आप देखेंगे तो एक कैंडिडेट टू बी नॉमिनेटेड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट नीड्स 50 इलेक्टर्स, है ना? 50 इलेक्टर्स की जरूरत होती है उनको एज प्रपोजर्स। जो लोग इलेक्शन में वोट करने वाले हैं, ऐसे 50 लोगों की जरूरत होती है। 50 लोग बोले कि हाँ हम इनके नाम के साथ सहमत हैं। अब आप सोचेंगे सर 50 इलेक्टर इतने बड़े कंट्री में कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। सारी की सारी जनता, पूरी जनता जो है वो वोट नहीं देने वाली। इलेक्टर्स की संख्या काफी कम होती है, और उसमें से अगर 50 लोग का नाम प्रपोजर में होगा और 50 इलेक्टर का नाम सेकेंडर्स, यानी कि जो लोग अनुमोदन कर रहे हैं, प्रपोजर्स मतलब जो कह रहे हैं कि हाँ आप
इन व्यक्ति का नाम प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए आना चाहिए। और सेकेंडर्स मतलब जो उस बात का अनुमोदन कर रहे हैं, जो उस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हम भी सपोर्ट करते हैं कि इस व्यक्ति का नाम प्रेसिडेंट चुनाव में आना, प्रेसिडेंट चुनाव के नॉमिनेशन में आना चाहिए, ये व्यक्ति चुनाव लड़े। ठीक है, तो 50 प्रपोजर्स और 50 इलेक्टर्स, ये 50 प्रपोजर और 50 इलेक्टर कौन हो, 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर है ना। प्रपोजर मतलब जिसने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया और सेकेंडर मतलब जिसने अनुमोदन किया। ये कौन लोग होंगे? क्या ये सिटीजन्स होंगे? नहीं, सिर्फ सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे सिटीजन्स जो इलेक्टर भी है, मतलब जो इस चुनाव में वोट भी करने वाले हैं, और ऐसे काफी कम लोग होते हैं। अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा पूरी पिक्चर क्या है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक और जानकारी जान लो, यूनाइटेड स्टेट्स में अ पर्सन कैन बी द प्रेसिडेंट ओनली फॉर 2 टर्म्स। एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ 2 टर्म्स के लिए, मतलब टोटल 8 वर्षों के लिए, 4 इयर्स का एक टर्म होता है। ठीक है, तो 4 क्रॉस 2 मतलब टोटल 8 वर्षों के लिए ही प्रेसिडेंट बनकर रह सकते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा कोई भी बार नहीं है। इंडिया में कोई व्यक्ति कितने भी टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी थी, आई गेस आपको एग्जाम के पर्पज से भी हेल्प करेगा। और आ जाइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यूएस की पॉलिटी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिवली प्रैक्टिकल सेंस में अगर आप देखेंगे तो यूएस में 2 पार्टी सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस है वो सिर्फ 2 ही पार्टीज की प्रावधान देता है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस है वो मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए प्रावधान देता है, मल्टी पार्टी सिस्टम का स्पेस रखता है। पर मॉडर्न पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि आप इंडिया में भी देखेंगे तो 2 पार्टी ही डोमिनेट कर रही है। यूएस में इससे भी ज्यादा डिग्री ऑफ डोमिनेंस है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी जो है वो 2 मुख्य पार्टी बनकर उभरे हैं। और ज्यादातर आप चुनाव की जितनी गहमा गहमियां देखेंगे, जो अलग अलग आप कैंडिडेट्स देखेंगे जो कैंप कर रहे हैं, तो वो इन्हीं दोनों में से किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कई सारी थर्ड पार्टीज यूएस में ऑपरेट करती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करती। और कुछ लोकल ऑफिसर्स वगैरह में आप देखेंगे, जैसे मेयर वगैरह ऑफिसर्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इलेक्ट होते हुए आपको दिखेंगे। सबसे बड़ी थर्ड पार्टी जो है, एक तो आपको मैंने 2 पार्टी का नाम बताया, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्टी है तो वो है लिबर्टेरियन पार्टी, राइट, लिबर्टेरियन पार्टी। ठीक, समझ गए? तो लिबर्टेरियन पार्टी वहां की तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। ओके, चलिए तो आ जाइए अब फटाफट से देखते हैं यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले देखते हैं स्टेप वाइज मैनर में देखेंगे इसको। बिल्कुल स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। बिल्कुल क्रम के साथ देखेंगे, हम क्रम संख्या में देखेंगे, स्टेप वाइज देखेंगे कि क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली। तो स्टेप 1 जब आप देखेंगे तो किसी भी पार्टी से, है ना, ईच पार्टी से अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच पार्टी अनाउंस देयर कैंडिडेसी मोर देन अ ईयर बिफोर द इलेक्शन डे, है ना। लगभग लगभग चुनाव के दिन से 1 साल पहले ही, 1 वर्ष पूर्व ही, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो इच्छुक कैंडिडेट्स हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एक नहीं, एक पार्टी से कई सारे लोग अपनी मंशा व्यक्त कर सकते हैं कि हम प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। तो यूएस में जो कंपटीशन है वो इंडिया जैसा नहीं है। यूएस में कंपटीशन 2 लेवल का है। एक कंपटीशन, जो पहला कंपटीशन है वो विद इन द पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काफी सारे लोग बनना चाहेंगे। तो पहला लेवल ऑफ कंपटीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है कि आप वहां पे बाकी के कैंडिडेट्स को हरा पाए, उनसे जीत पाए, वहां पे नंबर 1 बन के आए। जब आप वहां पे नंबर 1 हो जाएंगे तो दूसरे पार्टी के जो नंबर 1 होंगे उनसे फिर आपकी तकरार होगी। ठीक है, मतलब अगर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट 2 पार्टी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पार्टी के अंदर नंबर 1 पे आना पड़ेगा। ठीक है, और आपको डेमोक्रेट के अंदर नंबर 1 पे आना पड़ेगा। जब आप दोनों में, मतलब दोनों में जो 2 अलग अलग लोग नंबर 1 में आ गए, फिर होगी इनकी आपस में तकरार, इनकी आपस में फाइट। ठीक है, तो आइए क्रम से बिल्कुल स्टेप वाइज मैनर में समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो लगभग लगभग 1 वर्ष पूर्व, मतलब पिछले साल नवंबर में ही लोगों ने अपना कैंडिडेचर अनाउंस करना शुरू कर दिया था कि इस पार्टी से हम खड़ा होना चाहते हैं, इस पार्टी से हम खड़ा होना चाहते हैं। ठीक है, या खड़ी होनी चाहती हैं। चलिए, तो among them one candidate is chosen from each party by nominating process conducted by
ईच पार्टी, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इंडिया में वेयर अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इज चूजन बाय द पार्टी लीडर्स देयर इज रादर अ लेंथी एंड मोर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ना। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में साधारणतः इस बार मोदी जी की बात अलग है, बट मतलब वैसे ये भी डेमोक्रेटिक आप नहीं कह सकते, ठीक है, ये भी आप डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, बट अनऑफिशियली डेमोक्रेटिक, क्योंकि पहले से आपको पता था कि प्राइम मिनिस्टर ये बनने वाले हैं, ठीक है, तो आपने उसको देख कर दिया। हालांकि मतलब इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि आप किसी फेस को देखकर वोट दें, राइट। आप वहां पर सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वोट दे रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको आपने इलेक्ट किया है, वो आपस में डिसाइड करते हैं। और कहने के लिए वो आपस में डिसाइड करते हैं, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल सेंस में क्या होता है कि जो भी पार्टी लीडरशिप है वो डिसाइड करके बता देती है कि XYZ पर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे या मतलब सरकार के मुखिया होंगे, ठीक है। यूएस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएस में जितने लोग चाहें सब लोग कह सकते हैं कि हम प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं और फिर वहां पर इलेक्शन होता है। तो यूएस का जो प्रोसेस है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। वहां पे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी भी है, पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी है। इंडिया में ये वाला कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। नाम के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चुनाव तो करवाती हैं, पर आपको पता है उन चुनावों का क्या मतलब है। कल भी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट चुनी गई हैं, तो आपको पता है कितनी डेमोक्रेसी इंडिया में है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया का जो प्रोसेस है वो उतना ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है पार्टी के अंदर। यूएस का प्रोसेस ज्यादा डेमोक्रेटिक है पर थोड़ा लंबा भी है, ठीक है। ऐसा यूएस में मान के चलते हैं कि जो एक पार्टी के लोग हैं, है ना, सेम पॉलिटिकल पार्टी के लोग सेम आइडियाज के होंगे, किंतु अगर आप मॉडर्न पॉलिटिकल ट्रेंड्स को देखें तो कुछ हद तक मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि अगर एक पार्टी के लोग हैं तो उनके आइडियाज एक ही होंगे, है ना, सिमिलर आइडियाज होंगे। बट हाँ, काफी हद तक ये बात सही भी है और थोड़ा बहुत इस बात से डाइवर्ज भी किया जा सकता है। तो यूएस में ऐसा मानकर चलते हैं कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो उनके सिमिलर यानी कि एक जैसे आइडियाज होंगे, ठीक है। दिस इज वेयर प्राइमरीज एंड कुकुस कम इन। अब आप सोचेंगे ये प्राइमरीज और कुकुस क्या होता है, आइए जानते हैं। हुआ क्या कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पहले आप कीजिए कैंपेन। मैंने आपको बताया 2 लेवल का कंपटीशन है, एक पार्टी के अंदर और फिर एक देश के लेवल पे। तो पहले आप कीजिए पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कैंपेन पूरे कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री, है ना, और पार्टी मेंबर्स का फेवर जीतने की कोशिश कीजिए, पार्टी मेंबर्स का को अपने फेवर में लाने की कोशिश कीजिए। जब आपने पूरे कंट्री को घूमकर वहां से पार्टी मेंबर्स को अपने सपोर्ट में ले लिया, तब 2 चीजें होंगी, है ना, लोकल लेवल्स पर 2 चीजें होंगी। लोकल लेवल्स पे एक होगा कुकुस, है ना, और एक होगा प्राइमरी। तो सबसे पहले प्राइमरी को जानो कि प्राइमरी क्या होता है। तो प्राइमरी जो है इज नथिंग बट लाइक, मतलब इसको अगर मैं पूरा नाम बोलूं तो दिस इज प्राइमरी इलेक्शन। ये क्या है? प्राइमरी इलेक्शन। तो आप अब पूछेंगे सर ये प्राइमरी इलेक्शन क्या है? तो एक देशव्यापी इलेक्शन होगा। देशव्यापी इलेक्शन के होने से पहले पार्टी के अंदर का लोकल लेवल का इलेक्शन है। ध्यान देना, 2 शब्दों का यूज किया मैंने, एक पार्टी के अंदर, दूसरा लोकल लेवल पे, ठीक है। तो प्राइमरी में पार्टी मेंबर्स वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट। पार्टी मेंबर्स वोट करेंगे कि बेस्ट कैंडिडेट कौन है दैट विल रिप्रेजेंट देम इन द जनरल इलेक्शन, है ना। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट पर्सन कौन है जनरल इलेक्शन में, तो ये चुनेंगे लोकल लेवल पे, ठीक है। दूसरा है टर्म कॉकस। कॉकस में पार्टी मेंबर्स बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे अगर प्राइमरी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या है कि काफी एलैबोरेट डिस्कशन चलेगा, ठीक है, और उस डिस्कशन के बेसिस पे उनका वोटिंग से इलेक्शन होगा। तो प्राइमरी या कुछ हो सकता है और इसके थ्रू जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोकल मेंबर्स एंड लोकल सपोर्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमारी पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव कौन होने वाला है। सेकंड लेवल पे जब ये लोकल स्तर पर सारे काम हो गए, मान लो जो यूएस के डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वहां पर ये काम हो गया, तब ऑर्गेनाइज होता है एक नेशनल कन्वेंशन। मतलब अब बात आ गई है कहां? अब बात आ गई है छोटे स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे हर पार्टी अपना नेशनल कन्वेंशन करवाती है और इस नेशनल कन्वेंशन में
फाइनल नाम आता है कि प्रेसिडेंशियल पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए उनकी पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार है। ठीक है, हर जगह पहले लोकल में करवाया क्या, प्राइमरी इलेक्शन या कोक्कुस। प्राइमरी इलेक्शन और कोक्कुस से पता चल गया भाई लोग किसको चाहते हैं, है ना। क्योंकि अभी तो क्या सिस्टम चल रहा है, अभी पार्टी के अंदर का सिस्टम चल रहा है। स्टेप 2 तक पार्टी के अंदर का सिस्टम है, इसके बाद पार्टी के बाहर मतलब कंट्री लेवल पे आएगा। अभी नेशनल कन्वेंशन है बट पार्टी के अंदर का नेशनल कन्वेंशन है। तो पार्टी के अंदर उन्होंने डिसाइड कर लिया, अब बेस्ड ऑन द प्राइमरी इलेक्शंस, पूरे देश में प्राइमरी इलेक्शंस करवाए, कुछ करवाया, उसके बेसिस पे डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया कि प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनी कौन हो। ठीक है, ये डिसाइड करने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद ईच कन्वेंशन द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूजिंग अ रनिंग मेट। जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि जो प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार जिनको डिक्लेयर किया गया, पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भैया बाबा ट्रंप नाथ जो है वो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। जैसे ही डिक्लेयर किया कि बाबा ट्रंप नाथ हमारे पार्टी के कैंडिडेट है, तो बाबा ट्रंप नाथ फिर अपना एक रनिंग मेट मतलब साथ दौड़ने वाला व्यक्ति ढूंढेंगे। अब साथ दौड़ने वाले व्यक्ति का क्या मतलब है, साथ दौड़ने वाले व्यक्ति का मतलब है कि प्रेसिडेंशियल पद के उम्मीदवार बाबा ट्रंपनाथ चुनेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पहली जानकारी थी। दूसरी जानकारी ये भी है, अब आपके मन में ऐसा भी उठ सकता है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। बिल्कुल है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेम क्राइटेरियाज हैं जो प्रेसिडेंट पद के लिए है। राष्ट्रपति पद के लिए जितने भी क्राइटेरियाज हैं, जो भी क्राइटेरियाज हैं, सेम क्राइटेरिया प्रेसिडेंट पद के लिए भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि चुनेगा कौन अपना रनिंग मेट, राष्ट्रपति के लिए जो कैंडिडेट हैं पार्टी की तरफ से वही चुनेंगे कि मेरा रनिंग मेट यानी कि मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो कौन होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई भैया इंट्रा पार्टी के अंदर की। अब पार्टी के अंदर की बात खत्म हो गई, अब है रियल फाइट जो कि कंट्री लेवल पे चल रहा है, अक्रॉस द पार्टी लाइंस चल रहा है। ठीक है, स्टेप 3 यानी कि जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है अलग अलग दो पॉलिटिकल पार्टीज के, अब वो कैंपेन करेंगे फिर से। उस समय पार्टी के कैंडिडेट्स को वो करने के लिए कैंपेन किया था पहले, अब देश के लोगों को, है ना, पूरी जनता को अपने फेवर में करने के लिए कैंपेन करेंगे थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, जनरल पॉपुलेशन का जो सामान्य आबादी है उसका सपोर्ट गेन करने के लिए, उसका सपोर्ट गार्नर करने के लिए ये एक्सटेंसिव कैंपेन करते हैं पूरे देश में। और सारे स्टेट के पीपल इन एवरी स्टेट अक्रॉस द कंट्री वोट फॉर वन प्रेसिडेंट। सभी लोग एक प्रेसिडेंट के लिए और एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वन प्रेसिडेंट एंड वन वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। एंड व्हेन पीपल कास्ट देयर वोट, दे आर एक्चुअली वोटिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज इलेक्टर्स, है ना, ध्यान से समझिएगा। तो when people actually when people are basically voting, तो वो किसके लिए वोट करते हैं, क्या वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं? नहीं, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करते, दे आर एक्चुअली वोटिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज इलेक्टर्स। ठीक है, मतलब ये लोग हैं। ठीक है, ऐसे देखिए आप, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिखेगा, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ये लोग हैं। ठीक, तो इन लोगों ने मिलकर कुछ लोगों को इलेक्ट किया, ये लोग, ये है जनता, नीचे आम जनता, जिनको इन लोगों ने इलेक्ट किया, इनको हमने बोला क्या, इलेक्टर्स। मतलब फाइनली ये चुनेंगे कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। ठीक है, इलेक्टर्स चुन लिया। देखो क्या कहा गया इस स्टेटमेंट में, दोबारा से ध्यान दो। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे सौमिन, है ना। एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग बट नॉट डायरेक्टली। पीपल इन एवरी स्टेट अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में सारे स्टेट के लोग वोट फॉर वन प्रेसिडेंट एंड वन वाइस प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति के लिए वोट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पीपल जब यहाँ पर अपना वोट डाल रहे हैं तो दे आर एक्चुअली वोटिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वोट कर रहे हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्टर्स। ठीक है, यहां तक की चुनाव की प्रक्रिया हो गई। अब ये इलेक्टर्स जो है ये चुनेंगे एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चुनेंगे एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, P+VP। चलिए, तो ये इलेक्टोरल कोलाज जो है इसको जरा समझते हैं कि ये इलेक्टोरल कोलाज का सिस्टम क्या है। ठीक,
इलेक्टोरल कॉलेज में एक्चुअली हर राज्य, एवरी स्टेट गेट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्टर्स, हर राज्य में कुछ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्टर्स होंगे और ये बेस्ड होता है कि उस राज्य का कांग्रेस में कितना रिप्रेजेंटेशन है। कांग्रेस मतलब वहां का पार्लियामेंट, तो उस राज्य से पार्लियामेंट में कितने सीट्स हैं इस पर डिपेंड करेगा कि उस राज्य से कितने इलेक्टर्स होंगे। ठीक है, a certain number of electors based on their total number of representatives in कांग्रेस। मतलब मैं अगर आपको इंडिया की लैंग्वेज में कहूँ, सामान्य भाषा में कहूँ, तो किसी राज्य से कितने एमपी हैं, है ना, किसी राज्य से कितने एमपी हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उस राज्य से कितने इलेक्टर्स होंगे। ठीक है, इलेक्टर्स की संख्या उस पर डिपेंड करेगी। ठीक, चलिए, ईच इलेक्टर, हर इलेक्टर कास्ट वन इलेक्टोरल वोट, हर इलेक्टर जो है वो एक वोट कास्ट करेगा फॉलोइंग द जनरल इलेक्शंस के बाद देयर आर अ टोटल ऑफ 538 इलेक्टोरल वोट्स। टोटल सिर्फ मात्र, ध्यान से सुनना, मात्र 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इसीलिए अभी जब थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि 50 इलेक्टर्स जो हैं वो प्रपोज करने वाले होने चाहिए और 50 इलेक्टर्स जो हैं वो सेकंड करने वाले यानी अनुमोदन करने वाले होने चाहिए, अनुमोदन करने वाले चाहिए। तो मैंने आपको बोला था कि 50 को आप कम मत समझना, बहुत बड़ी संख्या है वहां के लिए। तो टोटल कितने इलेक्टोरल वोट्स होने हैं? 538 ओनली। ठीक है, इलेक्टर्स को चुना और ये टोटल कितने हो गए? 538। इसका मतलब ये है कि जिसको भी 538 की आधा से ज्यादा संख्या मिलेगी, मतलब अगर किसी कैंडिडेट के पास 270 इलेक्टोरल वोट आ गए तो वो यूएस का प्रेसिडेंट है। राइट, 270 वोट आए हैं मतलब वो यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट है, प्रेसिडेंट इलेक्ट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट, ये दो शब्दों का क्या मतलब है? मतलब इलेक्शन हो गया पर ऑफिस में अभी मतलब फॉर्मली उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू नहीं किया। प्रेसिडेंट इलेक्ट है ना, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट मतलब वो चुने जा चुके हैं पर अभी उनका कार्यकाल शुरू नहीं हुआ, तो उस समय हम कहते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है वो ओथ लेते हैं यानी कि शपथ लेते हैं अपने ऑफिस का, और इनकी ऑफिस की शुरुआत होती है कब? जनवरी में। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, तो मैंने आपको बताया कि पिछले साल नवंबर में, एक साल पहले ही वहां पे लोगों ने पार्टी के अंदर अपना नॉमिनेशन देना शुरू कर दिया था, और आप देखेंगे कि इस बार नवंबर में इलेक्शन होगा और फिर जनवरी में वो लोग अपने ऑफिस को ज्वाइन करेंगे। तो लगभग लगभग पूरे यूएस का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो एक साल का है ना, लगभग लगभग 1 ईयर का टाइम लग जाता है इस पूरे के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में। तो काफी लंबा इलेक्टोरल प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन भी वहां हर 4 साल में होता है। अब देखना मजे की बात, देखो 4 इयर्स में इलेक्शन होंगे और 1 साल का टाइम जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, और इलेक्शन थोड़े कम ड्यूरेशन पे होंगे, है ना। ऐसी व्यवस्था की क्यों जरूरत थी? ऐसी व्यवस्था की क्यों जरूरत थी? अगर 1 साल लंबा पूरा इलेक्शन का प्रोसेस चलेगा, मतलब 1 साल से पहले से ही दे विल बी कंसर्न्ड अबाउट द अपकमिंग इलेक्शन, है ना। वो अपनी परफॉर्मेंस को उस हिसाब से करने लगेंगे कि हमें भैया चुनाव में जाना है, क्योंकि सबसे पहले तो उनको पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जीतना है ना। अगर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही हार गए तो फिर तो नेशनल लेवल पे इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे। मतलब उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास ज्यादा होगा। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, जनता के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा है, भले ही पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, जनता के प्रति ये ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी। 1 साल में चुनाव, पहले पार्टी के अंदर चुनाव, फिर पार्टी के बाहर चुनाव, 4 साल में प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए वापस से चुनाव होंगे, टेन्योर सिर्फ 4 साल का। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही नहीं है। पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही होती है तो पार्लियामेंट जब चाहे हटा दे, है ना। पार्लियामेंट को लगा सरकार सही काम नहीं कर रही है तो लेजिस्लेचर को लगेगा, तो लेजिस्लेचर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएगी। यहाँ पे ऐसा प्रावधान जो है, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, बट बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो इसलिए साधारण प्रोसेस क्या बना दिया कि भैया इलेक्शन थोड़े जल्दी करवा दो। ठीक है, तो इलेक्शन थोड़े जल्दी करवाने का जो रीजन है, उसका रीजन क्या है कि रेस्पॉन्सिवनेस सरकार की ज्यादा हो, जवाबदेही सरकार की ज्यादा हो, सरकार ज्यादा प्रॉम्प्ट काम करे अपने नागरिक